नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले सीधे रुख करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों से सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि कांग्रेस विधायकों को 25 से लेकर 35 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। पहली किश्त में कांग्रेस विधायकों को 5 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है, बाकी 2 किश्तों में पैसे देने का ऑफर दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी के 2 बड़े नेता कांग्रेस विधायकों को फोन कर खरीद फरोख्त करने के लिए प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के सनसनीखेज आरोप को राज्यसभा के आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां सभी विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दिग्विजय सिंह का ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाकर राज्यसभा से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश और मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। बोर्ड एग्जाम्स का आज पहला दिन है। कक्षा 12वीं के एग्जाम आज से शुरू हो चुके हैं और जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, वहां पर एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं और इस पर प्रदेश भर में 8 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में 3659 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही है। हालांकि इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। वहीं जो भी स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर अंदर एंट्री कर रहे हैं उनकी एक लेयर पर पहले चरण पर यहाँ पर जो महिला शिक्षक हैं वो छात्राओं की चेकिंग कर रहे हैं। अगर एग्जाम सेंटर पर किसी छात्र के पास से कोई नकल का सामान पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई। वहीं दूसरी तरफ इस बार छात्र छात्राओं को सिर्फ और सिर्फ जो पेन और पेंसिल और जो प्रवेश पत्र है उसके साथ ही कुछ जो ज़रूरत का सामान है, स्केल है या फिर जो आप देख सकते हैं कि पेन और पेंसिल है, उसको बस ले जाने की ही अंदर अनुमति है। बाकी कोई भी सामान छात्र छात्राएं अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इसको लेकर भी साफ मना किया गया है। दूसरी तरफ जो प्रदेश भर में 793 संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं उन पर जो सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहां पर श्योपुर, इंदौर, मुरैना, ग्वालियर, चंबल में सीसीटीवी कैमरे के इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई। हालांकि इस बार जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उन्होंने प्रवेश पत्र छात्रों के ऑनलाइन भी जारी कर दिए थे ताकि जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रवेश पत्र के लिए भटकना ना पड़े। हालांकि आज एग्जाम का पहला दिन है, हिंदी का पेपर है और जाहिर सी बात है कि छात्रों के तनाव को कम करने के लिए न सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग बल्कि MP बोर्ड ने भी खास इंतजाम किए गए थे। हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए थे ताकि वहां पर छात्र अपने तनाव को कम करने के लिए सवाल जवाब कर सकें और हेल्पलाइन सेंटर पर जो काउंसलर्स हैं उन्होंने भी तनाव कम करने के लिए छात्रों को जरूरी टिप्स भी दिए थे। आगरमालवा के लिए आज का दिन बड़ा सौगातों भरा रहा है। आज आगरमालवा में मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने लगभग 863 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ में उनकी मंत्रिमंडल के मंत्री जयवर्धन सिंह, सुखदेव पांसे, हुकुम सिंह कराड़ा, जीतू पटवारी और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के साथ और भी कई लोग यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगरमालवा को कई तरह की सौगातें दी। यहाँ के नवीन कलेक्टर भवन का उद्घाटन CM कमलनाथ द्वारा किया गया। इस भवन के अंदर अब एक ही छत के नीचे सभी प्रमुख विभागों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण 615 करोड़ की नल जल योजना का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किया गया, जिसके तहत अब जिले के जितने भी जो गांव हैं उनके सभी घरों में अब नल के द्वारा अब पानी पहुंचाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिल्ली में हुए दंगे में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संभागवार विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में रणनीति के साथ एकजुटता का संदेश दिया गया। इस बैठक को नए प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ली। बैठक में भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के विधायकों ने भाग लिया। संभागवार विधायकों की बैठक में तमाम पदाधिकारियों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इस एकजुटता को विधानसभा उपचुनावों
राज्यसभा चुनाव बजट सत्र में दिखाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सत्र में विधायकों की समस्या और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी चर्चा की गई। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी ने आगामी रणनीतियों को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसी एक्शन प्लान पर बीजेपी आगे काम करेगी। ग्वालियर में आज भुवनेश्वर से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चैंपियनशिप जीतने के बाद लोटी महिला हॉकी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। एडीजीपी राजा बाबू सिंह खुद पुलिस बैंड लेकर इस महिला टीम की अगवानी करने पहुंचे और उन्होंने इसका जोरदार स्वागत किया। ग्वालियर चंबल अंचल की बेटियां अब न सिर्फ घरों से निकल रही है बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पताका भी फहरा रही है। चंबल की बेटियों के बढ़ते कदम की अब इलाके के लोग भी तहे दिल से तारीफ करने लगे हैं। इसका नज़ारा सोमवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में नेशनल गोल्ड मेडल जीतकर लौटी ग्वालियर आईटीएम महिला हॉकी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। एडीजीपी राजा बाबू सिंह खुद पुलिस बैंड के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैंड की धुनों के बीच गोल्ड जीतकर लौटी बेटियों का मिठाई और हार पहनाकर स्वागत किया। एडीजीपी राजा बाबू सिंह का कहना है कि बेटियां जब हौसला बढ़ाती है, अंचल का गौरव बढ़ाती है, तो उनको सलाम जरूर करना चाहिए। उधर आईटीएम महिला हॉकी टीम की कप्तान प्रतिभा आर्य का कहना है कि इस तरह से जब अपनों का स्वागत मिलता है तो उन्हें जीवन में और खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। गौरतलब है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसमें ग्वालियर आईटीएम महिला हॉकी टीम ने संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा को फाइनल में 4-1 की शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता था। ग्वालियर चंबल अंचल में बेटियों का इस तरह से स्वागत और सम्मान होना कहीं न कहीं अंचल की बाकी बेटियों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर काम करेगा और आने वाले समय में बेटियां इस अंचल का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में रोशन करेंगी। दतिया और अशोकनगर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। दतिया में 35 छात्रों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए, इस वजह से पूरे छात्र परीक्षा से वंचित हो गए। वहीं अशोकनगर में एक 12वीं की छात्रा का 10वीं का फॉर्म भर दिया गया, इस वजह से छात्रा भी परीक्षा नहीं दे पाई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दतिया और अशोकनगर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। दतिया में जहां 35 छात्र एडमिट कार्ड न मिल पाने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, परीक्षा न दे पाने की वजह से नाराज छात्र थाने पहुंच गए और इंदरगढ़ थाना पहुंचकर छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो कह सकते हैं कि 35 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव इंदरगढ़ थाना पहुंचे और मामले की जांच की बात कही और स्कूल का रिकॉर्ड खंगालने की बात कही है। मगर 35 छात्र जिन्होंने साल भर मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की, आज वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाए। इस पूरी लापरवाही में स्कूल प्रबंधन और शिक्षक दोषी नजर आ रहे हैं। हालांकि जांच में बात सामने आ रही है कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के ऑनलाइन फॉर्म जमा ही नहीं किए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो अशोकनगर में एक निजी स्कूल का भी अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां 12वीं की छात्रा का 10वीं का फॉर्म भर दिया गया। जब छात्रा के हाथ में एडमिट कार्ड आया तो मामले का खुलासा हुआ। छात्रा 12वीं की परीक्षा दे रही थी और उसे 10वीं का एडमिट कार्ड मिल गया। ये पूरा मामला आर्यमन सिंधिया स्कूल का है। छात्रा का नाम रिंकी कलार बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है, मगर छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ परीक्षा का डर और दूसरी तरफ शिक्षकों की लापरवाही और स्कूल प्रताड़ना का डर। तो कह सकते हैं ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। इन दोनों ही मामलों में लापरवाह अफसरों पर क्या कार्रवाई होती है, ये जांच के बाद पता चलेगा। मगर फिलहाल छात्रों की साल भर की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर आपने बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े इसके लिए बहाने करते तो सुना होगा, लेकिन आम तौर पर परीक्षा में शामिल ना होना पड़े इस बात की साजिश रचते हुए स्टूडेंट्स कम ही देखने को मिलते हैं। मुरैना में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां युवक परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता था। इसकी वजह से उसने अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिया। मुरैना में एक युवक ने अपने ही भतीजे का अपहरण इसलिए कर लिया कि वो आज के एग्जाम में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने सोचा यदि बच्चे का अपहरण हो जाएगा तो सारे परिवार सहित वो खुद भी बच्चे को खोजने लगेगा और परिवार का कोई भी व्यक्ति उसे परीक्षा में जाने के लिए नहीं कहेगा। युवक बच्चे को किडनैप करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस की तत्परता से महज चंद घंटों में ही पुलिस गिरफ्त में भी आ गया।
और बच्चा भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। दरअसल जौरा थाना इलाके के तुडीला गांव में कल शादी समारोह था, जिसमें शामिल होने के लिए नेमीचंद कुशवाहा अपने परिवार के साथ आया था। इसी शादी समारोह में उसका चचेरा भाई आरोपी रणवीर सिंह भी वहां पहुंचा था। रात को 1 बजे नेमीचंद अपने बच्चे को कमरे में सुलाकर बाहर शादी समारोह में शामिल होने चला गया। देर रात जब उसकी पत्नी कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका 3 साल का मासूम कमरे से गायब था। सभी लोगों ने मिलकर बच्चे को आसपास ढूंढा। जब बच्चे की कोई खोज खबर नहीं मिली तो लगभग 3 बजे डायल 100 को इसकी सूचना दी गई। जहां बच्चा लेटा हुआ था वहां पास में एक नोट भी रखा हुआ मिला, जिस पर बच्चे के अपहरण करने की बात लिखी हुई थी। पुलिस को जब सूचना दी गई उसके बाद पुलिस हरकत में आई और न केवल मुरैना बल्कि ग्वालियर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। इसी बीच पुलिस को एक संदेही हाथ लगा। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बच्चे के हाथ पैर बांधकर क्वारी नदी में जंगल में डालना बताया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी रणवीर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है कि आरोपी के साथ वो अन्य कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और पूरी घटना में सहयोग किया है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और सीधे रुक करते 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार आयकर विभाग की टीम जो है वो सौम्य चौरसिया के घर पहुंच गई है। आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास यह आयकर विभाग की करीब 6 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची हुई है, जो सबसे पहले अंदर गई है और उसके बाद में सौम्य चौरसिया वहां पर मौजूद थी, जिनकी उपस्थिति में सील जो किया गया था घर उसको तोड़ा गया है। उसके बाद में दरवाज़ा खोलने की प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला गया। काफ़ी देर तक मशक्क़त की जाती रही। उसके बीच में अधिकारियों और जो सौम्य चौरसिया हैं उनके बीच में एक वार्तालाप भी हुआ है, जिसमें पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क को ले जाने की बात सामने आ रही थी। सौम्य चौरसिया ने साफ कह दिया कि आज जो अंदर घर के अंदर पेन ड्राइव ले जाया जाएगा और जो हार्ड डिस्क होगी वो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से न्यू जो है वहाँ पे पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क मंगाई गई और उसके बाद में अधिकारी जो है वो अंदर प्रवेश कर गए। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है, एक नई बात सामने नज़र आ रही है। वो ये है कि सौम्य चौरसिया का ये कहना था कि आपने सभी जो दरवाजे हैं उसमें सीलिंग की प्रक्रिया की है, लेकिन एक दरवाज़ा जो किचन के रास्ते है उसको छोड़ दिया गया, तो उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। अभी फिलहाल की यदि बात किया जाए तो अधिकारी जो है आयकर विभाग के अधिकारी वो घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, साथ में सौम्य चौरसिया हैं और सौम्य चौरसिया ने एक महिला के साथ में होने की बात कही थी, वो महिला भी अंदर थे। तो इस तरह से सौम्य चौरसिया और एक अन्य महिला जो है वो घर के अंदर प्रवेश की जा चुकी है। और इसके अलावा जो आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं उसमें भी एक महिला शामिल है अधिकारियों में, वो भी घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब जो पूरी तरह से कार्रवाई आरंभ हो गई है। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व जो है कि आयकर विभाग की दबिश हुई थी, जिसमें घर के किसी भी सदस्य के आने का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन 24 घंटा बीतने के बाद भी जब घर का कोई सदस्य यहाँ पर नहीं आया तो उसके बाद में घर को सील कर दिया गया था। कल की बात किया जाए तो कल सुबह अचानक जो सौम्य चौरसिया के जो पति हैं सौरभ मोदी वो सामने आए थे और उन्होंने इस प्रक्रिया को गलत बताया था। उसके बाद में शाम की यदि बात किया जाए तो शाम को अचानक सौम्य चौरसिया अपने घर आ गई थी। उन्होंने घर का मुआयना किया था और घर का मुआयना करने के बाद में उन्होंने जो घर को जो सील किया गया था उसको देखा था और इसके बाद में न्यूज़ 18 से खास चर्चा के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि वो जो भी है उनके आयकर अधिकारियों से चर्चा हुई है कि वो आज सुबह 8 बजे आ सकते हैं। तो इस तरह से आज जो सुबह से ही इंतज़ार किया जा रहा था आयकर विभाग के अधिकारियों का आने का, लेकिन करीब 5 घंटे के विलंब के बाद में आयकर विभाग के अधिकारी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब जो है वो पूरी तरह से कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है जो कार्रवाई जारी है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के हैं जो अधिकारीगण वो भी यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पल पल पर ये नज़र रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के बेहद करीबियों के ठिकानों पर आयकर की दबिश के बाद अब सभी की निगाहें इस ओर है कि जब्त दस्तावेज क्या क्या राज उगलते हैं। दरअसल जब्त दस्तावेजों की स्क्रूटनी आज से शुरू हुई है और स्क्रूटनी के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पे क्या केवल आयकर विभाग ही रडार पे लेगी, आगे कार्रवाई करेगी या ईडी सहित अन्य एजेंसियां भी इसमें शामिल होगी। क्योंकि सूत्रों की माने तो जब्त दस्तावेजों में कई जगह पे अवैध जमीन के दस्तावेज सहित कई शराब ठेकेदारों से
कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जिसमें संदेह होता है कि ये काली कमाई को खपाने का खेल है। तो वहीं वेद के काले खेल के भी कुछ दस्तावेज जब्त हुए हैं। शराब के ओवर वेटिंग से जुड़े भी कई अहम सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। इन तमाम चीज़ों के जब्ती के बाद अब मौका स्क्रूटनी का है। स्क्रूटनी जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में स्क्रूटनी का काम किया जा रहा है। दरअसल आयकर विभाग के अधिकारियों ने कुछ दस्तावेजों को स्कैन करके दिल्ली भेजा था, तो वहीं कुछ दस्तावेज जो खुद अपने साथ लेके गए थे और बाकी दस्तावेजों को ठिकाने पर ही अलमारी में बंद करके सील कर दिया गया था। अब सभी की स्क्रूटनी जारी है और स्क्रूटनी के बाद ही पता चल पाएगा कि प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में भूचाल लाने वाले आयकर की कार्रवाई आगे किस ओर बढ़ती है और इसमें कितने लोग कितने के आसामी बन के बाहर निकलते हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल आम बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री कल आम बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से बजट का आकार अगर की बात करें तो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का इस बार आम बजट रहेगा। इस बजट में कई ऐसी सहूलियतें देने की तैयारी है सरकार की जो आम लोगों से लेकर किसानों की होगी। इसके अलावा तमाम वो चीजें होंगी जो सरकार सहूलियत देने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि ये आम बजट जिस तरह पिछले वर्ष जिस तरह से रहा वो इस बार भी इस तरह से बजट रहेगा, तो इसलिए बजट से ज्यादा उम्मीदें विपक्ष नहीं रख रहा है। अब देखना यह होगा कि बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल किस तरह से बजट पेश करते हैं और ये बजट कितना प्रभावी रहता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब लोगों की उम्मीदें बनती हैं या बिगड़ती हैं ये तो बजट का आकार और बजट की जो प्रावधान किए जाएंगे उन पर आधारित रहेगा। तो बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।